नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका स्वागत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल फॉलेसी। पहला जो पॉइंट है दैट इज एरिस्टोटल फॉलेसी। मतलब कि एरिस्टोटल ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो फेल हुआ था। फॉलेसी मतलब कि वो लोगों ने एक्सेप्ट, अभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे, उस टाइम पे जो टोटली स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो उसने जो स्टेटमेंट दिया था कुछ इस टाइप का था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स is required to keep a body in uniform motion. In uniform motion मतलब कि एरिस्टोटल ऐसा कहना चाहते थे कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है और कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि आप रोड पे व्हीकल लेके चला रहे हो तो उस व्हीकल को कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कांस्टेंट फोर्स देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन उस टाइम पे एरिस्टोटल जी ने जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसने फ्रिक्शन जो लग रहा है बॉडी पे वो जीरो ले लिया था। मान लो कि सिंपल सी चीज है कि आप कोई भी रास्ते पे जा रहे हो तो वहां पे फ्रिक्शन मिलने ही वाला है। तो फ्रिक्शन जो हमारी मोशन है उसका अपोज कर रहा है, इसीलिए आपको कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज मान लो कि कोई ऐसी सरफेस है कि वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, और वहां पे अगर आप मोशन कर रहे हो तो वी डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फोर्स, वहां पे कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन आफ्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ। As well as we can say that Galileo's law of inertia. Law of inertia. न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलो, एल्स इट इज द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट, एवरीबॉडी continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by an external force. To change its state, to change its state मतलब कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है वहां पे आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि फोर्स जीरो है, तो मतलब जैसे भी कंडीशन में, सपोज वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, सपोज वो यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन अपनी कंटिन्यू करे। बट अगर ऑब्जेक्ट पे हम कंपाइल एक्सटर्नल फोर्स यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है। याद रखना कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू द फोर्स उसकी जो पोजीशन है, जो स्टेट है, मतलब रेस्ट वाला स्टेट है, एल्स जो यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट है वो चेंज होगा। तो मतलब रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, अदरवाइज उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ
which gives the definition of the force. आप लिख सकते हैं यहाँ पे first law gives definition of force. तो फर्स्ट लॉ के अंदर आपको फोर्स की डेफिनेशन मिलेगी. चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स का उसके बारे में हमको स्टडी करना है. द टॉपिक इज फोर्स. तो फोर्स का टॉपिक क्या कर रहा है? तो पुश और पुल विथ इधर changed or tends to change the state of rest to uniform of the body is known as a force. तो डेफिनेशन पहले लिखते बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. any push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body is known as force. चलो फिर से कोई भी बॉडी पे आप पुश करे या पुल करे विच इधर चेंज और टेंस टू चेंज मतलब वो चेंज करता है एल्स वो चेंज करने के लिए रेडी है. टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि रेस्ट का स्टेट चेंज होता है. अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड द फोर्स. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है मतलब रेस्ट में से मोशन में आएगा मोशन में से रेस्ट में आएगा अदरवाइज मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो देन वी कैन कंसीडर दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स. चलो इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. इट में चेंज स्पीड ऑफ बॉडी मतलब कि अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है उसकी स्पीड चेंज होगी मतलब कम लो है तो ज्यादा होगी और ज्यादा है तो कम होगी एल्स कभी भी जीरो भी हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. लास्ट पॉइंट इट में चेंज size or shape of the body. We are discussing about 3 points in this chapter: speed, direction and speed and direction. But the size and shape we will study in the chapter of प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. सॉलिड की जो भी प्रॉपर्टी है वहां पे हम स्टडी करने वाले कि ड्यू टू द फोर्स फोर्स के अंदर क्या चेंज होता है वो 9th चैप्टर है उसके अंदर हम स्टडी करने वाले. ओके तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल गया कि फोर्स की इफेक्ट क्या होती है वो हमने डिफाइन कर लिया. ओके
दूसरी चीज के फोर्स का जो यूनिट है, आप यहां पे लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। तो देर इज अ टू डिफरेंट यूनिट। फर्स्ट इज न्यूटन। न्यूटन मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला वही मिलेगा m1l1t-2, दैट इज इन mks एल्स ऐसा यूनिट। फॉर cgs the unit is dyne, the unit is dyne, and we should represent as gram centimeter second square, and it's also represent m1 l1 and mt-2। ओके, एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। तो ये चीज याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभार मोस्टली डायरेक्टली आ जाता है 1 किलो वेट मतलब के 9.8 न्यूटन, else it is called 1 kgf kilogram force, that is also 9.8 newton। 1 gram weight, that means 980 dyne, and last one 1 newton is equal to 10⁵ dyne, 10⁵ dyne। तो ये छोटा सा रिलेशन है, आपको याद रखना है। क्लियर। एक किलो वेट की जगह पे आप केजीएफ भी लिख सकते हो। किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8। 1 ग्राम फोर्स भी लिखना है इसको, 1 ग्राम फोर्स भी लिखो 1 जीएफ, एंड 1 जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इनर्शिया। चलो, टॉपिक जो है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द एनी चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब के बॉडी की कोई भी स्टेट के अंदर कुछ भी चेंज आ रहा है, सपोज स्टेडी है और मोशन में आ रहा है, मोशन में से स्टेडी हो रहा है, तो दैट इज द चेंज एंड इट अपोज द चेंज। मतलब इनर्शिया क्या करेगी? बॉडी का जो इनर्शिया दैट अपोज द एनी काइंड ऑफ चेंज, कुछ भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है। तो डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे, inertia is the property of a body due to which it oppose any change in its state। मतलब के बॉडी के स्टेट में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसका अपोज करना, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। एंड मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें जो मास ऑफ द बॉडी है विच शुड बी रिप्रेजेंट एज अ इनर्शिया। तो आप लिखेंगे मास ऑफ अ बॉडी is the measure of inertia of translational motion, of translational मोशन। मतलब कि कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलो, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। तो सिंपल सी चीज है, अगर एक छोटा सा स्टोन है और बड़ा सा स्टोन है तो छोटे से स्टोन को आप इजीली उठा सकते हो क्योंकि उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो कम होगा। लेकिन बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसका मास ज्यादा है तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो ज्यादा होगा।
That's why we can say that mass is greater than inertia is greater. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखा है कि मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल मेजरमेंट, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी भी बॉडी का मास रिप्रेजेंट किया तो दैट इज द क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनर्शिया। लार्जर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी मोर विल बी इट्स मास। तो आप लिख सकते हैं कि इनर्शिया जितना ज्यादा उतना ही मास ज्यादा होगा। तो लार्जर द इनर्शिया मोर विल बी इट्स मास। जितना इनर्शिया ज्यादा उतना ही मास ज्यादा है। क्लियर? चलो तो इनर्शिया टॉपिक में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोई भी बॉडी जो है वो खुद से मतलब कि कोई भी मोशन में चेंज आ रहा है तो उसका अपोज करती है। नेक्स्ट पार्ट है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? तो सिंपल सी चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, the product of mass and velocity, it is called the momentum। तो यहाँ पे लिखेंगे definition, product of mass and velocity is called momentum। तो it should be represent as p is equal to mv vector, p is equal to p for momentum and it should be represent as mv vector। यूनिट लिखना है तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो m1 l1 t माइनस वन होगा, m1 l1 t माइनस वन। ओके तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the moving body, possessed by the moving body is called the momentum। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, the total quantity of motion possessed by a moving body is known as momentum। मान लो कि कोई मूविंग बॉडी है, वो क्या कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी मोशन हो रही है उसकी जो क्वांटिटी है पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी, वो मूविंग बॉडी पोजेस कर रही है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम। उसको हम मोमेंटम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
First law gives the definition and second law gives the idea about formula and magnitude of the motion फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी is directly proportional to change rate of momentum। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का जो भी चेंज रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। क्लियर? तो देखो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू dp बाई डी टी, मतलब कि जो भी फोर्स है dp बाई डी टी के प्रोपोर्शनल में है। तो एक चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी रिलीज करते हो तो k dp बाई डी टी वेर k इज कॉल्ड द कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिफिकली 1 मिल रही है। सो वी हैव द आंसर k इज इक्वल टू dp बाई डी टी, k इज इक्वल टू dp बाई डी टी। ठीक है, चलो एक मोमेंटम का इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गया, F इज इक्वल टू dp बाई डी टी। लेकिन आपको पता है कि dp की वैल्यू यानी कि p फॉर द मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू mv डिराइव की, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे mv। क्या लिख सकते हो? mv। चलो इसका डिफ्रेंशिएट करो, मास और वेलोसिटी बोथ आर द वेरिएबल टर्म्स। मान लो कि मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी, इन दैट केस वी कंसीडर दैट F is equal to m constant dv by dt plus v constant dm by dt। तो हमारे पास फोर्स का एक पूरा बड़ा सा फॉर्मूला मिलता है, दैट इज मास कांस्टेंट dv by dt एंड वेलोसिटी कांस्टेंट dm by dt। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होगी, एक के अंदर सपोज मान लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे ले लूं, वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। सपोज वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो तो डिफरेंशिएट आप निकालोगे तो m इंटू डी वी बाई डी टी 0 प्लस v कांस्टेंट dm बाई डी टी। सो योर आंसर फॉर द फोर्स F इज इक्वल टू v इंटू dm बाई डी टी। तो आपका जो फोर्स मिलेगा दैट इज v कांस्टेंट dm बाई डी टी। चलो सेकेंड केस के अंदर मैं ले लेता हूं, मास इज द कांस्टेंट। चलो तो मास कांस्टेंट है तो आप डिफरेंशिएट करो तो F इज इक्वल टू m dv बाई डी टी, और यहाँ पे मास का डिफरेंशिएट होगा 0। सो F इज इक्वल टू m dv बाई डी टी को रिप्रेजेंट करेंगे a। सो F इज इक्वल टू m। तो हमारे पास फोर्स के टू डिफरेंट इक्वेशन मिले, फर्स्ट v dm बाई डी टी और सेकेंड ma। तो ma तो हम इस 5th चैप्टर के अंदर बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ma। बट F इज इक्वल टू v dm बाई डी टी वो कहाँ पे यूज होगा? तो याद रखना है कि दिस इक्वेशन शुड बी यूज फॉर द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब कि आपको पता है कि जब आप एयरपोर्ट के अंदर कोई भी लगेज प्लेस करते हो तो वहां पे लगेज ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट पे आपके पास पहुंच जाता है। तो वो जो पूरा फेनोमेनन किस तरीके से, उसके लिए मैं एक थियरी बनाऊंगा, उसके अंदर ये पूरे टॉपिक कवर कर लूंगा। दूसरा है रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि रॉकेट जो है वो टोटली हाईली कंजप्शन ऑफ द फ्यूल से भरा होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है तो उसका फ्यूल रिड्यूस होता है, यानी कि मास रिड्यूस होता है और मास का कुछ चेंज मिलता है और उसके लिए फोर्स कुछ अप्लाई होता है। तो वो कंडीशन में हम यूज करेंगे वी डी एम बाई डी टी। तो याद रखना है ये फॉर्मूला यही चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन देयर इज अ टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट इज द कन्वेयर बेल्ट और सेकंड इज द रॉकेट प्रोपल्शन।
अब बोलेंगे सर कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, आपको पता है कि कन्वेयर बेल्ट मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर लगेज जो है धीरे 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 रिड्यूस होगा, और लगेज रिड्यूस होता है तो उस कंडीशन में फोर्स में भी क्या चेंज आता है वो हमको देखना है। चलो नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम देखते हैं। अ फोर्स F is equal to 6I cap minus 8J cap plus 10K cap Newton produce an acceleration of √2 meter per second square in a body. Calculate mass of body. तो क्वेश्चन दिया है कि फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, आपको सिर्फ मास फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी है। पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 एंड 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, 200 का रूट निकालना है तो आंसर मिलेगा 10√2। ठीक है, फोर्स मिल गया। F इज इक्वल टू एम ए है, आपको m को सब्जेक्ट करना है तो m इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए, सो फोर्स 10√2 और एक्सेलरेशन है √2, √2 कैंसिल, देन द मास इज 10 kg, मास जो मिल रहा है वो 10 kg है। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ दिया है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर जो डेटा है कुछ ऐसे लिखा है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts in the direction as shown in figure. The block is of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. Find acceleration of the block. Find out acceleration of the block. तो देखो यहाँ पे डायग्राम में बनाता हूं, एक 5 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे फोर्स एक्सेड हो रहा है विथ 60 डिग्री एंगल ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से 60 डिग्री। तो एफ की वैल्यू है 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60, मास एम इज इक्वल टू 5 kg, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो कंपोनेंट आप ड्रॉ करो, डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्स इस पॉइंट पे से लग रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट, यहाँ पे ए वाला एंगल 60 का है तो ए वाला एंगल भी 60 का होगा, तो फोर्स एफ इसको बोलेंगे एफ कॉस 60 और यहाँ पे आ गया एफ साइन 60। तो मतलब के हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट एफ साइन 60 है, तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट object will be in motion सो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है एफ कॉस 60, मास दिया है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एफ साइन 60 योर रिजल्टेंट कंपोनेंट फॉर द फोर्स, एफ साइन 60 इज इक्वल टू एम ए, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ साइन 60 बाय मास एम। एफ की वैल्यू 50 है, साइन 60 √3/2 और मास जो दिया है 5, तो 50/10 इंटू √3
योर आंसर इज 5√3, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज लाइक द video and subscribe the channel and share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.